सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा गर्माती रहती है, कारण यहां पर जनता के मुद्दों को छोड़कर हर चीज़ों पर बयानबाजी होती है और राजनीति यहां पर चर्चा बनी रहती है। अगर मुद्दों की बात करें तो इस समय एक जो कांड शुरू हुआ था, कांड यहाँ पर किसी मानस का नहीं, किसी ग्रंथ का नहीं, बल्कि एक ऐसा कांड शुरू हुआ जिसको लेकर बिहार से शुरुआत हुई और फिर उत्तर प्रदेश में एक कांड और गर्मा गया। कांड था बयानबाजी का, कांड था आक्रोश का और कांड था बेफजूल का। बेफजूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब जनता के जुड़े मुद्दों पर सुनवाई नहीं हो रही है, जनता के जुड़े मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है, तो फिर इस तरह के मामलों को उठाना मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। और चूंकि हमारे देश की जो राजनीति है वो ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर केवल और केवल जो मुद्दे ज़रूरी नहीं है उन पर ही राजनीति होती है और फिलहाल धार्मिक मुद्दे इस समय नेताओं का प्रिय मुद्दा बन चुका है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बयान दिया कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और उसके बाद उस बयान पर उत्तर प्रदेश में एमएलसी समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीएसपी में रहे फिर भाजपा में रहे, फिर भाजपा से मुंह भंग होने के बाद वो सपा में आए और सपा में आने के बाद वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और एक बयानबाजी उन्होंने की कि रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ हैं वो गलत हैं और नफरत फैलाने वाली हैं और उस चौपाइयों में शूद्रों का, दलित वर्ग का और नारी का अपमान है। हालांकि लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं और भाजपा ने भी इस पर कड़ा प्रतिरोध दिखाया और कहा कि पहले पढ़ के आए, ज्ञान लें, ऐसी किसी बात को कहना जरूरी नहीं होता है और वो केवल यहाँ पर राजनीति के लिए इस तरह के स्टंट कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट है, चर्चा बने रहने के लिए। तो दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण रहा कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको परम विभूषण की घोषणा की गई और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर बयान दिया कि ये उनका अपमान है, नेताजी का अपमान है और वो भारत रत्न के योग्य हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था और उनको यहाँ पर परम विभूषण देकर केवल और केवल उनका अपमान किया जा रहा है। तो जिस पर मुलायम परिवार के दो बहुओं में अलग अलग बयानबाजी, डिम्पल यादव ने कहा कि बात सच है और उनका परम विभूषण के लिए नाम बोलकर घोषणा कर यह अपमान किया गया है। तो अपर्णा यादव ने ये कहा कि जो मिला है उसको स्वीकार करो। इसके अलावा अखिलेश यादव आज गोमती किनारे, लखनऊ में गोमती किनारे हो रहे मां पीताम्बरा के 108 कुंडी यज्ञ में गए थे। वहां पर हिंदू संगठनों द्वारा उनको वापस जाओ के नारे लगाए गए और काले झंडे दिखाए गए। तो अखिलेश यादव ने सीधा बयान दिया कि यहां पर बीजेपी के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं। बीजेपी, जब मैं कभी धार्मिक कार्य में जाता हूं, यज्ञ में जाता हूं, पूजा पाठ करने जाता हूं, संत से मिलने जाता हूं, तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है। तो महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और आपको कुछ देर में उनको रूबरू कराने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ये बताती हैं कि देश में राजनीति तो हो रही है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जनता के मुद्दे छोड़कर यहां पर सब चीजों पर बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुका है, रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से रामनिवास भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडेय अपना पक्ष रखेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन श्रीवास्तव जी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों को यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा रामनिवास यादव से रहेगा। रामनिवास जी, क्या देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर झंडे दिखाएगा, उनका कहना है बीजेपी के गुंडे थे और बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नेताजी को यहाँ पर जो सम्मान दिया गया है वो उनका अपमान है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अखिलेश जी अपने बड़बोले अच्छा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने सरेंडर हैं। अच्छा, जिस प्रकार से उन्होंने रामचरितमानस की जो है आलोचना की और कहा इससे फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ट्रेंड बन गया चर्चा में रहने के लिए राम धार्मिक पुस्तकों का आलोचना करना। भाई गीता और जो है रामचरितमानस आदर्श ग्रंथ हैं जी, और इन जिनसे मतलब पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, जिनके आदर्शों पे लोग दुनिया में अनुसरण करते हैं और उसकी कहना कि इसको फेंक देना चाहिए, जला देना चाहिए जी, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा, क्योंकि अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आया इस पे जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जबकि शिवपाल यादव जी ने स्पष्ट कहा जी कि गीता और रामचरितमानस दोनों जी ग्रंथ मतलब जो है धार्मिक ग्रंथ हैं और हमारे लिए पूज्य हैं, जैसे राम वैसे श्री कृष्ण। उन्होंने तारीफ की, लेकिन क्योंकि अखिलेश जी राजनीतिक कारणों से, अच्छा, या जिस तरह से मैं कहूँगा
कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने सरेंडर हैं अच्छा, सरेंडर है। और कोई भी उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं देना और ना उनको माफ़ी के लिए कहना। और आज जब एक तरफ आप रामचरितमानस और गीता की आलोचना करते हो और उसका संरक्षण देते हो आलोचना करने वालों की, जी। और दूसरी तरफ आप जाते हो जो है 108 कुंडी महायज्ञ में, अच्छा वो उनका जाने का उद्देश्य इतना था कि उधर से लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो, अच्छा। और इसीलिए वो गए वहाँ। और वहाँ लोगों में गुस्सा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने और ना ही उनसे माफ़ी मांगने को कहा। अच्छा, एक तरफ तो रामचरितमानस और गीता की आलोचना करवाते हैं और दूसरी तरफ 108 कुंडी महायज्ञ में शामिल होते हैं। और दूसरा विषय आपने रखा कि नेताजी को जी पद्म विभूषण मिला। जी निश्चित रूप से नेताजी का बहुत बड़ा कद है और इसको कोई नकार नहीं सकता है, जी लेकिन अगर भारत सरकार ने दिया है तो उससे स्वीकार करना चाहिए, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है बहुत हल्के लोग हैं, अच्छा, हल्के उनकी लोग। बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र की सरकार ने दिया है और पूरे देश में नहीं, इसकी वो कह चर्चा रहे हैं ना, हुई। अपमान किया आपने, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं, मैंने कहा ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हल्के दिमाग के व्यक्ति हैं और सत्ता लोलुप हैं और सत्ता के लिए कहीं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, और भाई अगर उनको लगता है कि ये छोटा पद है या छोटा सम्मान है, तो क्या बड़े कभी उन्होंने मांग किया? अगर आज भारत सरकार ने दिया तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और इसको मेरा मानना है कि पूरे देश में सब लोगों ने स्वीकार किया और भारत सरकार की सराहना की, मोदी जी की सराहना की। अच्छा। और अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से नहीं होता है। और नेताजी का निश्चित रूप से बड़ा कद है और उन्होंने बड़ा कर आप पिछड़ों 2 बार बोल चुके हैं, अरे बड़ा कर है तो भारत रत्न दे देते। नहीं भाई, अगर भारत सरकार ने दिया है हाँ। तो ऐसा थोड़ी कि सारे सम्मान अब खत्म हो गए। अच्छा, लेकिन जिस तरह से टिप्पणी करके और नेताजी के मरणोपरांत उनको विवाद में लाना, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अच्छा। और स्वामी मौर्य जी जो है जी को समझना चाहिए कि भारत सरकार ने कोई सम्मान दिया है तो निश्चित रूप से वो समझ के दिया है। अच्छा, ठीक है। जयप्रकाश जी, भाई कैसे देखते हैं जिस तरह यहाँ पर सम्मान की बात भी कही जा रही है? अखिलेश यादव को वहाँ गए थे, अखिलेश यादव कहना है कि बीजेपी गुंडे भेजी थी, हमारा विरोध कर रहे थे। हम जब धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, संतों से मिलते हैं, यज्ञों में जाते हैं, महायज्ञ में जाते हैं, तो वहाँ पर बीजेपी तकलीफ होने लगती है, कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे मित्र रामनिवास जी ने अभी बड़ी अंतर विरोधी बातें करी और आप भी उधर ध्यान दिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि आदरणीय नेताजी बड़े कद के नेता थे। जी। बड़े कद के नेता के लिए अगर एक हायरार्की में देखा जाए तो स्वाभाविक है कि जो जिस अवार्ड से नवाजा गया है उनको, वो भारत रत्न से बड़ा तो है नहीं। तो बड़े कद के नेता को छोटा पुरस्कार दे के आप जाने अनजाने में उनको अपमानित करने की कोशिश किए हैं, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और जहाँ तक ये सवाल है कि देखिए, मैं पुरस्कारों के बारे में आपको बता दूं कि कुछ व्यक्तियों का जो कद होता है वो पुरस्कारों से बड़ा होता है। और इस देश में दुर्भाग्य से, देश में ही क्या, उपनिवेशवाद में जो संस्थाएं स्थापित थी जो वैश्विक स्तर का पुरस्कार देती है, अच्छा। नोबेल हो, मैग्सेसे हो, उसमें भी देखिए तो जो चयन समितियां हैं, अच्छा। उनका कुछ आग्रह पूर्वाग्रह होता है। अच्छा अच्छा, होता है। अगर ऐसा रहता तो नोबेल पुरस्कार प्रेमचंद जी को नहीं मिला। जी। तो अब आप बताइए, उनसे बड़ा कथाकार कोई होगा? या गांधी जी को शांति सम्मान से, दुनिया के सबसे बड़े शांति के नायक को नोबेल शांति से मरहूम रखा गया। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर नेताजी को नवाज दिया जाता तो भारत रत्न ताकतवर होता, भारत रत्न की प्रासंगिकता बढ़ती। अच्छा। और हमारे नेताजी केवल राजनीतिक नेतृत्व के अगर आईने में उनको देखेंगे कि वो एक राजनेता थे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री थे, तो मैं मानता हूं कि उनका बहुत ही गहरा पाठ करना एक बहुस्तरीय व्यक्तित्व का, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के लड़ाका थे। और उत्तर भारत में जो सामंती ताकतें थी, वो आप जानते हैं कि जो सत्ताधारी दल हमारे मित्र को याद होना चाहिए कि जब भी संविधान के बाद सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए कोई भी अगर दस्तावेज बना या आंदोलन हुआ, मतलब अगर आप देखिए कर्पूरी ठाकुर रहे हो, मंडल आयोग लगा हो, या हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए हुआ हो, तो भाजपा का तो तब जन्म नहीं था, लेकिन इनके वैचारिक पुरखे जो थे, मतलब रामराज परिषद करपात्री जी की थी, संघ पूरे अपने आनुषंगिक संगठनों के साथ, हिंदू महासभा के उस समय बड़े अच्छे केंद्र के रूप में बाबा जी का केंद्र था। ये सारे के सारे लोग, जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, करपात्री जी बाहर
धरना दे रहे थे, जनसंघ के चंद सांसद चिल्ला रहे थे, संघ प्रदर्शन कर रहा था, आधी आबादी के हकूकों को कुचलने के लिए, बराबरी देने के खिलाफ थे। ये मंडल आयोग में इनका रोल आप जानते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये ताकतें आज बैठी हैं सत्ता में, वो सामाजिक न्याय के बड़े सिपाही को अनजाने में अपमानित कर रही हैं, लेकिन इनके इस कोशिश से नेताजी के कद और उनकी भूमिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक ये एक सवाल आप कहे हैं कि अखिलेश जी का उन्होंने विरोध किया, तो इसमें क्या कहा जा सकता, बताइए। अच्छा। अगर कोई भी हमसे मतभेद भी रख रहा है जी, चूंकि अगर वो या तो हिंदुत्व की इनकी समझ जो सनातन की, वही बड़ी गड़बड़ है। अच्छा। क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि भारत की सनातन संस्कृति में जो सांख्य दर्शन है, जो कहिए कि एक तरह से वेदों को तो नकार देता लेकिन ईश्वर को मानता ही, चूंकि सांख्य योग न्याय वैशेषिक तो हमारे खट दर्शन है ना। अच्छा। लेकिन सांख्य को भी नास्तिक कहा गया है, चार्वाक का दर्शन है। इस देश में अगर आप देखिए तो जितने भी बड़े सुधारक हुए हैं, वो परंपरा के विरोध में अपना मत देते हैं, फिर भी उनको खारिज नहीं किया गया। जब भी काशी में तथागत आए हों, शंकराचार्य आए हों, दयानंद आए हों, ये लोग मौलिक विचार लेके आए, सुधार किए ना, तो काशी में खारिज नहीं किया गया, झंडा नहीं चलाया गया। अच्छा। बुद्ध को बोलने नहीं देंगे सारनाथ में। अच्छा। या शंकराचार्य को डंडा लेके पंडे दौड़ा नहीं लिए। तुलसी बाबा अवधि में लिखे। अच्छा। तो भी, लेकिन ये भाजपा की जो संकीर्ण मानसिकता है, वो देश की साझी विरासत, साझी शहादत, बिल्कुल क्या कहेंगे आप। अच्छा। इस देश की जो हिंदुत्व की मानसिकता है, हिंदुत्व के लिए इनका सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर 2007 में दर्ज है जी। अब इसकी अगर लाइन आप पढ़ लीजिए, पहले मंडल में ही है। हाँ। एक सद विप्रा बहुधा बदंती। तो हमारे लिए तो स्पेस ही नहीं है। आप किसी भी रास्ते से ईश्वर में आस्था रख रहे हैं, या अगर किसी दूसरे मजहब के भी मानने वाले, अच्छा, अगर हमारे देवताओं तक आ रहे हैं आप, तो हमारे दरवाजे बंद नहीं होते। लेकिन भाजपा धर्म को एक सियासत की दुकान बना के रखी है, तो वो अपना इस तरह का कार्य करती रहे, तो ये दुनिया के सामने, भाजपा सियासत बनाए हुई और स्वामी प्रसाद मौर्य या भक्तिभाव कर रहे हैं। नहीं, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका, मैं बता दूं। हाँ। कि ये जब हमारे वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है। अच्छा। अगर ये भक्ति कर रहे हैं, तो कौन सा शांति पाठ संजय निषाद कर रहे थे जब भगवान राम को वो ये कहे कि ये, अब मैं कह नहीं सकता वो सब। हाँ, मैं सुना हूं, मैं जानकारी है। तो उनको हमारे मित्र कह रहे थे कि उनको हटाया नहीं गया, माफी नहीं दिलवाई। अरे उनका तो सर कलम कर देते हुजूर। बुलडोजर कहाँ गए थे, आपके गरज नहीं रहे। अच्छा, भूल गए होंगे, चलिए ठीक है। पवन जी, कैसे मूल्यांकन करेंगे भाई यहाँ पर पूरे मुद्दे का? गौरव जी, सर्वप्रथम तो हमारे समाजवादी पार्टी के नए प्रवक्ता महोदय को हम बहुत बहुत बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। इस समाजवादी पार्टी ने एक अच्छे वक्ता को अपने यहाँ जगह दिया जी, बिल्कुल एक दायित्व दिया, एक बहुत अच्छी बात है। बहुत मन प्रसन्न हुआ आज मेरा देख करके जी, बिल्कुल। तो इसके लिए हम आपको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, आप बहुत आगे जाइए जी। अब प्रश्न आता है माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जी। ये हमें और आपको, मीडिया जगत के और जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको मालूम है, ये कहे ना कहें, एक भाजपा की बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन के लिए इनका शुरुआत है। अच्छा। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव को जो भी कहें आप, जैसे भी कहें, ये सम्मान देने के साथ साथ यादव वोटर्स पे एक बहुत बड़ी पकड़ के लिए जाल फेंका है इन्होंने। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने, ये सच्चाई है। अच्छा। ये सच्चाई है, और ये मुझे लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी होगा। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा से चल रही थी, जिस विचारधारा की पार्टी थी, वो विचारधारा कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। ना ही देखिए, समाजवादी पार्टी ये नहीं कहता है, वो तो इसके खिलाफ था। अच्छा। कि आप जो है बाहुबल हो जाइए, इसके खिलाफ थे। आप दूसरे विचारधाराओं को लेकर नहीं चल सकते हैं। ये देख, समाजवादी पार्टी जो थी, जिस लिए बनाई गई थी, उस विचारधारा से बहुत दूर है। अच्छा। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अब अगर हम मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं, तो ये उनके जो सम्मान देने की बात की जा रही है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को सम्मान देने की जा रही है। एक 2024 का जो चुनाव आ रहा है जी, इससे जोड़ करके देखना होगा गौरव जी। अच्छा। और ये जो यादव के वोटर्स हैं, इसको
ज्यादा तो नहीं लेकिन 60% वोट्स ये अपने पक्ष में कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सरकार में एक सच्चाई तो है कि सभी को मिल रहा है। जिसे ये कहा जाता है अल्पसंख्यक विरोधी भाजपा होती है, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा इस सरकार में हो रहा है तो वो अल्पसंख्यक मुस्लिम बिरादरी को हो रहा है। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चर्चा चल रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हम पढ़ रहे थे, हम 2-3 दिन से रीड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फिर अपने पुराने विमान पे जाने के प्रयास में है। अच्छा, विमान पे पुराने विमान पे जहां से आए हैं, जाएंगे क्या? ये लग रहा है। अच्छा, ये लग रहा है, और ये अधिकतम आप 1 से 1.5 महीना आप देखेंगे, आपके सामने रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ अखिलेश जी तो उनको जागतिक जनगणना पे आगे बढ़ने की बात कहे हैं। ये देखिए कुछ नहीं होने वाली, वो जब जिसको आना होता है समाजवादी पार्टी, या आप भली भांति जान चुके हैं कि एक अच्छे नेता की आवश्यकता है, जो जमीनी स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर पावे, अपने संगठन के लिए काम कर पावे। ये हम आप सभी देख रहे हैं ना सर, आज से थोड़ी देख रहे हैं, आज से नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी जी से गठबंधन किया, बहन मायावती जी से गठबंधन किया, सबको देखा गया ना। अच्छा, शिवपाल जी को देख रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, नया तो नहीं देखने के लिए कि हम लोग नया देख रहे हैं। अच्छा, ये सच्चाई है। लेकिन यह है कि अखिलेश यादव जी अगर आज अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के बल पे होते तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इसी 6 माह पूर्व की बात हो रही है। ये सच्ची है, सच्चाई है। ये भाजपा प्रवक्ता हो सकता है, आलाप करें अलग बात है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि अगर अखिलेश यादव आखिरी के जो 3 चरण के चुनाव थे, अगर टिकट बांटते तो चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री होते, लेकिन वो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए थे। अच्छा। ये कमियां थी। आज बेरोजगारी, महंगाई, अभी कल ही की बात हम करें, हमको बहुत दुख हुआ। पीटी टेट का जो रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, अरे किस चीज का रिजल्ट आप रहे हैं? आप वैकेंसीज निकालिए ना, बच्चे बेरोजगार हैं। सही बात है, प्रदेश में बेरोजगार बच्चे हैं। ना भाजपा कुछ कर रही है और ना ही समाजवादी पार्टी कुछ कर रही है। भाजपा को करना चाहिए, वैकेंसीज निकाले। आप कितने बार बच्चों को परीक्षा लेंगे भाई? कब तक बेरोजगारी देंगे? जब बच्चे परीक्षा देते बूढ़े हो जाएंगे, तब आप उनको कुछ करेंगे। और लेकिन समाजवादी पार्टी की गलती यहाँ हम ये रखेंगे कि मुख्य विपक्ष की भूमिका है, उनको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो ईडी और सीबीआई से डरते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं। ये बताइए डरते क्यों हैं? ये बता दीजिए। ईडी सीबीआई भाई बहन मायावती जी को नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा, वो डर गई क्या? अब उनका हुंकार आने वाला है। अच्छा, ये भी समझिएगा, हुंकार आने वाला है बहन मायावती जी का। अच्छा, अब ये डर, वो राजनीति जो समाजवादी विचारधारा जो थी, जिसलिए पार्टी बनाई गई थी, जो संघर्ष था, वो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है। ठीक है, इसको कहने में कोई ठीक है। वो नहीं। रामनाथ भाई, यहाँ पर जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि आप लोग केवल बातें करते हैं और आदर कर, सम्मान में बड़ा नेता बोल रहे हैं, पर सम्मान यहाँ पर किया नहीं। और आप लोग राजनीति करते धर्म की, हम लोग तो करते नहीं ऐसी। चलिए बोले जी। नहीं गौरव जी, अब समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र को लगता है कि हम लोग धार्मिक ज़्यादा काम करते हैं। निश्चित रूप से हम हिंदू हितों पे सर्वोपरि रखते हैं। भाई जिस तरह से पिछले कई दशकों से जी हिंदू समाज का और खासकर हिंदू समाज की जो चीज़ें थी जी, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। अच्छा, भाई चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो जी, भाई आज़ादी के बाद राष्ट्रीय मंदिर बन रहा है जी। भाई आज तक जितने भी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने हमेशा इन तीनों चीज़ों का विरोध किया। अच्छा, आज राम मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, अगर आज काशी में इतना भव्य मंदिर का बना है, कॉरिडोर बना है, और दुनिया के जी लगभग हर देश के पर्यटक वहाँ आते हैं जी, और वही अभियान शुरू हुआ है इसमें मथुरा में जी, और जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा। पच नहीं रहा है, क्योंकि अगर आज दुनिया में जी अयोध्या का नाम, प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य गुणगान हो रहा है, तो इनको पच नहीं रहा। भाई ये कहते कि हम उनके धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये क्या कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अच्छा, उस समय हमने चैलेंज किया था, हमारी पार्टी चैलेंज किया था। अच्छा, कि किसी माइक लाल हैसियत नहीं वहाँ दोबारा बाबरी मस्जिद की नींव रख दे, बनाने के तो बात छोड़ दीजिए। उसका परिणाम ये हुआ कि आज भव्य श्री राम मंदिर का बन रहा है और करोड़ों हिंदू समाज का, करोड़ों देशवासियों का, दुनिया के उनके मानने वाले लोगों का आज सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। अच्छा, और उस मंदिर का आलम यह है कि उसको विश्व स्तर का मंदिर माना जा रहा है।
आज उसकी वजह उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में पर्यटन का बड़ा अरे उद्योग आप बढ़ इतना रहा है। बढ़िया करते हैं, पर ये आपकी क्यों बुराई कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं भाई आप धार्मिक राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं भाई, इतना विपक्ष- बढ़िया आप लोग नहीं, कर रहे हैं, नहीं, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं नहीं, विपक्ष आपके विपक्ष ऊपर? में है अच्छा तो विपक्ष वाला कुछ काम करेंगे ना, अच्छा, कुछ काम तो करेंगे। बोलेंगे हमारे खिलाफ, अच्छा। वरना लोग कैसे समझेंगे विपक्ष के हैं। अच्छा अच्छा और रही बात मान सम्मान की, आज नेताजी के सम्मान की बात करते हैं, वही अखिलेश यादव जी उनको रातों रात उनकी पार्टी से हटा के अच्छा घर बैठा दिए थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। अच्छा वरना आपने देखा होगा जिस समय महाभारत में अच्छा, कंस ने सत्ता के लिए ये कौन सी बात अपने, है भाई? नहीं सुनिए गौरव जी, जी कहाँ आप महाभारत नहीं, नहीं चले गए? सुनिए, मैं बता रहा हूँ सच्चाई है। हाँ भाई कंस ने सत्ता के लिए हाँ। अपने पिता को उग्रसेन को जेल में डाल दिया अच्छा। और स्वयं राजा बन गए। अच्छा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार न होती अच्छा। तो शायद नेताजी का भी यही असर अखिलेश जी करते, जेल में भेज देते। भेज देते वो, ये क्योंकि कौन सी उनको बात हर हाल में सत्ता चाहिए थी। अच्छा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की वजह उनका सम्मान बढ़ा है, सम्मान बचा है, जी। तो इसमें समाजवादी चलिए, पार्टी के जयप्रकाश लोगों जी, को सोचना भाई, यहाँ चाहिए पर मारवाड़ ले कि गए और कंस और हमारी उग्रसेन से विचारधारा तुलना कर अलग दी थी, लेकिन हमने उनका सम्मान किया। जी। और ये तो भाई जिनकी कमाई का सब खा रहे हैं, जी। उन्हीं का अपमान कर रहे थे लोग। अच्छा, तो कम से कम इसका आप ध्यान सम्मान रखना करते चाहिए हैं कि या अगर प्रमाण हमने- करते हैं? आप सम्मान करते हैं? हमारी विचारधारा उनसे अलग थी, लेकिन हमने उनका सम्मान किया। अच्छा, सम्मान क्योंकि किया। उनका योगदान इस देश के प्रदेश में है, चलिए। उनको नकार नहीं सकता। जयप्रकाश जी, योगदान तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, पर जो कंस और उग्रसेन की उन्होंने बात कही है, कैसे देखते हैं? अब वो तो भाषा इनको विरासत में ही मिली है, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से अच्छा, विरासत में मिली है? बोलते हैं। अच्छा अच्छा लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने कही है जी। कि भाजपा आई है और भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उससे देश दुनिया में जो है हिंदुत्व की, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो मतलब भाजपा के सत्ता में आने से जी तो हमें लग रहा है कि हमारे मित्र को भारत का इतिहास भूगोल कुछ मालूम नहीं है। भारत का जो हिंदुत्व का धर्म है ये राज पे आश्रित रहा ही नहीं है हुजूर। अच्छा 700 बरस गुलामी रही है, हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ, खत्म हुई है बहुत बहुत सारी तहजीबें, बहुत सारे संस्कृतियां नष्ट हो गई हैं। अच्छा जैसे सीरिया की रही है, मिस्र की रही है, यूनान रोम खत्म हो गए जी। क्योंकि राज आश्रय नहीं मिला जी। और हम तो गुलाम थे ना। तब भी ये है कि हमारे हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है जी। कि 2/3 बहुमत किसी विपक्षी को मिल जाएगा या आपको मिल जाएगा। तो पहले तो आप अपने भाजपा की सत्ता से 5000 बरस की पुरानी हिंदू संस्कृति को मत हुजूर जोड़िए, वो इतनी कमजोर नहीं है। ये गलतफहमी आप हटा दीजिए। और जहां तक ये सवाल है कि हिंदुत्व की गुणगान भारत में हो रहा है, गुणगान ये इसलिए हो रहा है साहब कि 1,77,00,000 किसान परिवार उत्तर प्रदेश में हैं और उनकी आय कितनी है प्रतिदिन जानते हैं? 37 रुपया। 37 रुपया प्रतिदिन वो कमाएगा। अब उसमें मतलब आप सोचिए कि उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता कैसे पूरी होनी है जी। उत्तर प्रदेश में। बाकी आप हमारे पवन भाई भी बताए, बेरोजगारी का आलम यह है कि जितने भी आप स्केल भौतिक विकास के देख लीजिए, स्मृति ईरानी जी यहीं की सांसद हैं, सदन में उन्होंने बताया कि अगर भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित कोई राज्य है बच्चों के दृष्टि से कुपोषण का शिकार नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। अच्छा नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, फिर भी आंगनबाड़ी जैसी भर्ती जिसमें लोक सेवा आयोग भर्ती नहीं करेगा। सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो तो वो विभागीय भर्ती या मतलब जिले स्तर पे जैसे भी चाहे, क्योंकि वो कोई ग्रेजुएट या गजटेड अधिकारी नहीं है। अच्छा 50,000 से अधिक पद रिक्त हैं कुपोषण वाले मसले पे। जयप्रकाश जी, आपने पवन जी की ये बात तो बहुत चली, पर पवन जी की ये बात आपने नहीं ली कि उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जो एक विचारधारा थी जो मजबूती वो देखिए मैं बात इनकी स्वीकार करता हूँ अच्छा। कि पतन हुआ है। अच्छा लेकिन ये स्वाभाविक है कि हम उस पे आते हैं। हाँ। जो सत्ताधारी हमारी दल है, इसके सबसे बड़े थिंक टैंक दीनदयाल जी कहते थे कि बहुत उत्पादन मतलब बहुत लोगों द्वारा उत्पादन जी। और मोदी जी की मोदीनामिक्स कहती है कि बहुत उत्पादन मतलब अडानी द्वारा उत्पादन। अच्छा। और अभी देखिए हिंडनबर्ग की जो रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उसने वो रिपोर्ट केवल अडानी के काले साम्राज्य को बेपर्दा नहीं करती है, बल्कि दिल्ली के तख्त पे बैठे जो शहंशाह हैं उनके रक्षा में जो देश के संसाधन हैं, आवाम के हक को कुर्बानी की गई है, वो भी बेपर्दा होता है। और एक चीज और बता दें आपको कि ये शेयर जो गिर रहा है केवल एक ग्रुप के शेयर की गिरावट नहीं है। ये जो मोदी जी का इवेंट द्वारा
इवेंट द्वारा, मैं कह रहा हूँ जन आंदोलन से नहीं, इवेंट के द्वारा जो छवि इवेंट नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, इवेंट तो बहुत सारे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इवेंट से निर्मित जो एक महानायक की छवि थी, वो भी उसी तर्ज पे रसातल में गिर के मौसमी बुखार जो चढ़ा था जनता पे, ये उतर गया है। और उत्तर प्रदेश में ये बुखार पूरी तरह समाजवादी ठीक कर, यानी 27 में सपा आ रही है और केंद्र में कौन आएगा अभी? नहीं केंद्र। अच्छा आप ये बताइए, भारत के संसदीय इतिहास में जी सबसे बड़ा बहुमत किसे मिला था? भाजपा को मिला है? नहीं, भाजपा को नहीं मिला था। इंदिरा जी के दुर्घटना के बाद राजीव गांधी को मिला था जी। और राजीव गांधी को हटाने की जो भी कसरत थी बौद्धिक या जमीनी, वो चुनाव से कितना महीना पहले थी? किसी को मालूम था बीपी सिंह पलट देंगे सरकार? नहीं पता। जनता दल के तमाम कहिए कि 77 के समाजवादी परिवार के लोग सूबों में बिखरे थे और अंत में एक मंच पे आए, वो सरकार चली गई। तो उत्तर प्रदेश या भारत की जनता को ये मानिए कि जब भी इस तरह से छल प्रपंच से कोई आया है, उसके व्यवहार, आचरण और सिद्धांत में अंतर है, तो वो जनता बर्दाश्त नहीं करती। और परिवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आएगा, पहले इनसे मुक्ति मिलेगी। जैसे गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज तुम भारत छोड़ दो, हमारा पाकिस्तान बटेगा, हम कुनबे में हो जाएंगे, वो अलग है, पहले तुम जाओ। तो भाजपा से मुक्ति मिलने जा रही। अच्छा, मिलने जा रही, ठीक है। सामने जी, भाजपा से मुक्ति मिलने जा रही भाई? नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे जी, भाई ये तो परिवर्तन 2014 से कर रहे हैं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में कोई दल नहीं बचा भाई। एक बार कांग्रेस के साथ मिलके लड़े, एक बार बसपा के साथ मिलके लड़े, और यहाँ तक कि बसपा ने तो जितना इनको अपमानित किया था शायद कोई भी व्यक्ति करेगा। अच्छा। और फिर भी जो है नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, देश जनता, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है, क्योंकि हम सब लोगों ने जनता के लिए काम किया। आज गांव में जगह जगह आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को बिजली मुफ्त दी जा रही है, बिजली मुफ्त कनेक्शन दिए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, हर घर नल से पानी दिया जा रहा है जी। तो इतने काम हमारी सरकार कर रही है जी। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि जी पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेके आए कि 1 करोड़ से कितने किसान हैं, 1,77 लाख किसान हैं, 37 रुपये प्रदेश में ही पूरे देश में 82 करोड़ लोगों को सदन का खाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। वो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग भूख के लाइन में राशन वाली खड़े हैं, तो आप क्या करते हैं? उनको क्या कहेंगे? वो अमीर लोग हैं। पांडे जी बिल्कुल। पहले सरकारें होती थी स्वयं खाती थी जी, किसी को खिलाती नहीं थी जी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद एक व्यक्ति नहीं, सभी धर्मों, सभी जातियों लोगों सरकार के बाद अडानी खा रहे हैं, और छोटे बड़े सबके लिए जो है काम कर रहे हैं। अच्छा। और अडानी अंबानी तो जैसे लगता है कि अभी 5 साल पहले पैदा हुए, उसके पहले थे ही नहीं। अच्छा। यही अंबानी को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ बीघे जमीन दी थी? अच्छा। यही नोएडा में, उसमें पार्टनरशिप किया था इन लोगों ने, लेकिन सरकार चली गई, उनको लगा कि इनके साथ पार्टनरशिप करके हम और डूब जाएंगे, वो भाग गए। अच्छा, क्यों अडानी अंबानी का नाम हमेशा क्यों लेते हैं? कारण क्या है? और कोई इनके पास नाम नहीं। कांग्रेस भी लेती है, सपा भी लेती है, ऐसा क्या कारण है भाई? और जबकि यही दो, चाहे केंद्र में कांग्रेस सरकार हो और चाहे प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार रही थी, यही दोनों लोग उनके बाद भी काम करते थे जी। लेकिन आज क्योंकि इनको आरोप लगाने के लिए कोई नाम चाहिए जी, अंबानी अंडानी का नाम लेते रहेंगे जी। जबकि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का जो ग्राफ बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा। कि आज पूरी दुनिया में जी भाई 35 देश तो हमारे रुपए की मान्यता दे दिया। अच्छा। और आज इंटरनेशनल स्तर पे जो है जो कद बढ़ा है भारत का, अच्छा। वो शायद दुनिया में इसके पहले कभी नहीं बढ़ा था। बढ़िया बात। भाई इसके पहले प्रधानमंत्री थे, जाते थे मनमोहन सिंह जी, अच्छा। कोई पूछता नहीं था, उनका एक चपरासी आता था रिसीव करने। अच्छा। आज उस देश का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ के प्रधानमंत्री रिसीव करने आता है। अच्छा। ये स्तर था भारत का। अच्छा। अगर आज दुनिया में भारत का कद बढ़ा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दीजिए, सहयोगी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और छोटे मोटे दल हो, उनको तकलीफ होना लाजमी है। अच्छा। क्योंकि उनको लग गया है कि 2014 से जब फिर जनता ने इनको नकारना शुरू किया है, 2014 हो चाहे 17 हो चाहे 19 हो चाहे 22 हो, ये इनके लिए सपना है। उत्तर प्रदेश जनता, देश जनता जानती है कि हमारा हित किसके साथ सुरक्षित है। उनको पता है कि मोदी जी ही है और मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा। इसलिए ये बात कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये बात और चाहे जिसके साथ ही मिले, मोदी है तो मुमकिन है, ये बड़ी अच्छी बात, चाहे जिसके साथ मिले, मुझे लगता था और
ये आतंकवादियों के साथ ही मिल जाए बिल्कुल। तभी कुछ नहीं होने वाला। ये मैं सोच रहा था जी कि अगर भारत की सल्तनत पे जी अगर भारत के दुश्मन मुल्क मतलब इमरान खान को भी बैठा दिया जाता और उन्हें कहा जाता हाँ कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा कारनामा करो मित्र कि ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भी नीचे आ जाए, अच्छा तो शायद वो नहीं कर पाता। लेकिन मोदी जी ने उसे मुमकिन कर दिया अच्छा कि आज बांग्लादेश से प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है। लिखा पढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ। जी और दूसरा है कि हंगर इंडेक्स अगर आप देख लीजिए, जबकि 28 मिलियन टन हमारे किसान हर 40 मिनट में एक आत्महत्या करता है। अच्छा किसान किस हालात में काम करता है, फिर भी अन्न भंडार भरे हैं। लेकिन हमारे देश का जो हंगर इंडेक्स है वो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से पीछे। जयप्रकाश जी एक समझ में नहीं अच्छा, हंगर इंडेक्स पर देश में जब से कोरोना आया उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर तो राशन खुद ही दिया सिद्ध गया। होता है। राशन दिया गया तो और अगर हम WHO की बात करें तो लगभग WHO ने केवल और केवल कोरोना महामारी के समय केवल 14.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया था। यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने केवल 14.5 करोड़ लोगों को उपलब्ध कराया। भारत में 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया गया, मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री योजना। तो फिर हंगर इंडेक्स में हम लोग नीचे क्यों आ गए? क्योंकि बीजेपी वाले हमेशा यही बोलते हैं कि ये डाटा है ये फर्जी है और मैनिपुलेटेड, जानबूझकर बाहर की छवि अनीमिया का आंकड़ा फर्जी है गुजरात का। जी जैसे गुजरात में मोदी मॉडल है ना जी फर्जी आंकड़ा कैसे है? अच्छा। जब देश में असमानता इतनी ज्यादा, जिस कोरोना काल का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 53% की आबादी, ये भाई साहब मनमोहन सिंह जी को कह रहे थे, पता नहीं कौन से शब्दों से नवाज रहे थे जी। अब इनको मुबारक हो जी। लेकिन उस आदमी ने लिखा पढ़ी में 27 करोड़ लोगों को BPL जी बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा के मध्य वर्ग में ला दिया था जी और मोदी जी की नीतियों से 23 करोड़ लोग फिर गरीब बन गए। अच्छा ये इन्हीं के सरकार का आंकड़ा है। जी और उसको ये कह रहे हैं कि उस आदमी की जो विरासत आर्थिक जी। थी उसी के बल पे आप आज यहाँ काम कर रहे थे। और मोदी जी को मैं फिर कह रहा हूँ जी कि मोदी जी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो एक शत्रु राष्ट्र की तरह है। अच्छा। और भारत को अगर आर्थिक तबाही पे कोई ले, जिस रुपए डॉलर की बात कर रहे थे, भारत की तारीख में रुपया इतना कमजोर हुआ था आज तक नहीं हुआ था। हमारा चीन के डोकोलाम के, बाकी छोड़ दीजिए चीन का, जी। डोकोलाम के बाद के अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप देख लीजिए तो जो भुगतान संतुलन हमारा बिगड़ा है, क्यों बिगड़ रहा है हुजूर? जी तो जाहिर सी बात है कि ये आर्थिक विषयों पे, चूंकि जब एक व्यक्ति को आके 8 बजे घोषणा कर देनी है कि मित्रों रुपया बंद, सारी आर्थिक चीजों को इनको कर देना, विदेश मंत्री का मतलब नहीं, वित्त मंत्री का मतलब नहीं, कैबिनेट एक कसीदा पढ़ने वाली बनी है, संवैधानिक संस्थाएं डैमेज है, अव्यक्त की आजादी नष्ट कर दी गई है। तो जिस निरंकुश तंत्र, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सारी संस्थाओं की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय योगी सरकार को तो हर महीने में, पवन जी है बताएंगे, सुनिए, नोटबंदी को सराहा। अरे हाँ बहुत सराहा, हाँ सर्वोच्च न्यायालय नोटबंदी सराहा सराहा नहीं है, सही निर्णय है। ना फिर भी आपका मुंह नहीं बंद हो रहा। अच्छा। सराहा इसलिए अरे नहीं आप है, रिपोर्ट बता तो रहे, जवाब दीजिए रामनिवास भाई। जो सराहा इसलिए नहीं है, चलिए आप उसकी स्वीकृति लिए होंगे, लेकिन जो उसकी आर्थिक परिणति हुई है, अगर सलाह लेके वो किया जाता तो हमारा असंगठित सेक्शन जान है अर्थव्यवस्था का, और वो तबाह हुआ, वो छिपा नहीं है। अच्छा। तो ये, अरे 15 लाख करोड़ आ तो रहे निवेश में यहाँ पर भाई, इन्वेस्टर समिट होने वाली वो है। निवेश आता कि वो तो देखिए मैं बताया था ना कि वो एक रेत का महल है। अच्छा। अडानी जी का ऊपर गया था, अच्छा 7वें पे चले गए। अच्छा। तो वैसे साहब भी, चूंकि भाजपा कोई जन आंदोलन से तो पैदा नहीं है, ये जाते हैं तो ये जो भी बात बड़ी बड़ी कर रहे थे, ये नंबर 2 पे नहीं जाए, पवन भाई सही कह रहे थे। अच्छा। ये जाएंगे तो फिर रसातल में चले जाएंगे, नंबर 3 पे, फिर पवन जी आपके लिए कह रहे थे, इनके लिए कह रहे थे। सपा कभी नंबर 3 पे नहीं पवन जी जाती। आपके लिए कह रहे थे। हम समाजवादी नहीं, हमारे लिए क्या कहेंगे? आप जब ही से बोल रहे हैं। हमारा जन्म हुआ है, अच्छा। जब से नेताजी पवन ने जी बताइए समाजवादी किसके लिए कह रहे पार्टी थे भाई? बनाई है, आंकड़ा उठा के पवन जी देख बताइए लीजिए। किसके लिए कह रहे थे? कभी पवन जी। भी या तो हम सत्ता में रहे हैं या तो प्रतिपक्ष में रहे हैं, लेकिन भाजपा जी अगर जाएगी जी तो वो फिर 30 सालों तक नंबर 3 पे रहेगी। अच्छा अच्छा। पवन जी बता दीजिए किसके लिए कह रहे थे? जी सपना सभी को देखना चाहिए। जी बिल्कुल। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी देखें और आदित्यनाथ योगी जी भी देखें। जी देखना चाहिए जी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई हम बताने जा रहे हैं जी। और हो सकता है हमारे दोनों प्रवक्ता महोदय नाराज भी हो जाएं, जी। थोड़ा संयम बरतिएगा। जी। आज उत्तर प्रदेश की जो हालात हैं, जी इसके जिम्मेदार केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है। क्या बात? ये 20 से 25 वर्षों का जंगल राज था उत्तर प्रदेश, अच्छा। जहां पर बहन मायावती जी की पार्टी, अखिलेश जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी थी कल्याण सिंह जी की। अच्छा। हम तीनों सरकार को ले रहे हैं। ये वो जंगल राज था जहां पे पैसे के लिए कुछ भी हो सकता था।
पैसा दीजिए, काम करिए ना करिए, सड़क बन गया कागज में। अच्छा। आदित्यनाथ योगी जी के पास कोई जादुई चिराग नहीं है। अच्छा। ये भी सच्चाई है। अच्छा। लेकिन जितना काम वो कर रहे हैं आज वो दिखाई पड़ रहा है। आज वो काम दिखाई पड़ रहा है कि एक एक स्टेट में जाकर के वो जी उद्योगपतियों को ला रहे हैं। अभी 17 लोगों की मुलाकात अभी हमने जी। कराई है, सुनिए, 17 के साथ में मुलाकात कराई है, जी। जिसमें टायर और हीरो साइकिल और तमाम लोग जी। थे। ठीक है, प्लांट्स के लिए आप विद्युत व्यवस्था देखिए, 4 घंटे दिन में आती थी, 4 घंटे रात में आती थी। हम आप भूले नहीं है सर। आज अगर लाइट 20 से 22 घंटे 24 घंटे मिल रही है तो इसके लिए धन्यवाद। अच्छा। लेकिन रोजगार की बात आई अगर तो समय बदलेगा, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन रोजगार पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। अच्छा। केवल सीटी पेट पीटी का और टीटी का रिजल्ट, जी। इम्तिहान और रिजल्ट से काम नहीं चलने वाला है। अच्छा। अगर उसके बल पे रहेंगे जी। तो बच्चे हमारे यहाँ बुढ़े हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा। वैकेंसी आवश्यक है, जी। नौकरी आवश्यक है, जी। उस पर ध्यान देना होगा। आउटसोर्सिंग और पे मुझे आ लग रहा है, जी। मुझे लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, जी। जिस स्तर से आदित्यनाथ योगी जी मेहनत कर रहे हैं, धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, वो रिजल्ट आएगा। बाकी सपने देखना सबके पवन बराबर जी, है, एक सवाल आपसे मेहनत रहेगा। करना पड़ेगा। पवन जी, अगर एक- समाजवादी पार्टी को आगे आना है, हाँ। धरातल पे मेहनत करना जी, पड़ेगा। जी। आप उनसे सीखिए संगठन में। आज अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के नाम पे जी। सम्मान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जी। तो कहीं ना कहीं आपके हृदय से, जी। आपके हृदय से आपका लीवर निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी। ये समाजवादी पार्टी को सोचना होगा। अच्छा। जो भी है, मुस्लिम का तो नहीं पता, जी। लेकिन यादव बिरादरी जी। कहीं ना कहीं जी। 40 से 50% भारतीय जी, जनता जी, पार्टी में जी। 2024 में चली जाएगी। पवन जी, जी। ये एक सवाल है, आपने 25 साल का जंगल राज था, जी। तो जंगल राज को खत्म करने में योगी सरकार को कितना समय लगे? 5 साल तो हो चुके हैं, सर, 6वां साल भी हो चुका है। जादुई चिराग नहीं है ना जी। आदित्यनाथ योगी जी के पास। जी। 5 साल पिछला हम आप सभी देख रहे हैं। जी। और अभी 1 साल नहीं व्यतीत हुआ है। जी काम हो रहा है। जी। काम हो रहा है धरातल पे। जी। आप विचार करिए कि जब भी जी कोई भी डीएम एसडीएम जाता था, अपने मन का काम नहीं कर पाता था। अच्छा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक हिम्मत हो, अच्छा। किसी विधायक की बात कर रहे हैं, उससे छोटा छोड़ दीजिए आप, जी। वो जाकर के एसडीएम से हिम्मत से बात कर ले, गलत काम करा ले, नहीं करने वाला। अगर डीएम ठीक है, क्योंकि आज सरकार ने उनको वो जिम्मेदारी दी रखी है अच्छा। कि आप शिक्षित होकर के, जी आप उस व्यवस्था से होकर के आए हैं जी। जहां आप जनता के सुख दुख की ठीक है, बात कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी कि जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, रामचरित मानस की चौपाइयों को लेकर बयानबाजी हो रही है, यज्ञ को लेकर बयानबाजी हो रही है कि हमको जब हम जाते हैं, यज्ञ करते हैं, समारोह में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बीजेपी को दर्द होता है। पर शायद यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कही गई है कि जो भूमिका जनता ने समाजवादी पार्टी को दी है, उस भूमिका के साथ निर्वाह करना होगा। अगर वास्तव में चाहते हैं कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं, अगर वास्तव में चाहते हैं जनता के मुद्दों की बात हो, अगर वास्तव में चाहते हैं कि जो दिक्कतें जनता के साथ है, तो उसके लिए अपनी पुरानी नीति और पुरानी परंपरा का निर्वाह करें। वो परंपरा जो समाजवादी पार्टी की विरासत रही है, वो परंपरा जिससे समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन खड़ा किया है और उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें बनाई है। वो परंपरा थी संघर्ष की, ट्वीट की नहीं, सोशल मीडिया की नहीं और बयानबाजी की नहीं। तो वास्तव में बदलाव चाहिए या चाहते हैं जनता के लिए सुनवाई हो, जनता के मुद्दे उठाए जाए और जनता का जो भला हो, तो संघर्ष करिए केवल धरातल पर, ना कि सोशल मीडिया पर। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।